हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम चेंजेज ऑफ स्टेट्स देख रहे थे कि स्टेट्स कैसे बदलती हैं। मतलब कि कोई भी मैटर है वो अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जाता है, हमने उस पर ओवरव्यू में बात की थी। तो हमने ये समझा था कि स्टेट बदलने के लिए हमें या तो टेम्परेचर बदलने की जरूरत होगी या प्रेशर बदलने की जरूरत होगी। इन्हीं दोनों में से किसी एक को बदल के आप क्या कर सकते हैं, स्टेट बदल सकते हैं, या दोनों को बदल दे तो और बेटर। तो फिर उसमें हमने एक साइकिल सा बनाया था जो कि यहाँ आपको दिख रहा है, सॉलिड का लिक्विड बनना, लिक्विड का गैस, गैस का सॉलिड, सॉलिड का गैस। डायरेक्ट भी होता है खेल, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, सारी बातें हमें पढ़नी थी, जिसमें हमने कल मेनली मेल्टिंग और फ्रीजिंग पे बात खत्म कर लिया था। मेल्टिंग क्या था? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। जिस टेम्परेचर पे होता था मेल्टिंग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे कहते थे मेल्टिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग क्या होता था? फ्रीजिंग मतलब होता था कि किसी भी लिक्विड का सॉलिड बन जाना। फ्रीजिंग, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड बनता था उसे हम कहते थे फ्रीजिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर दोनों कंडीशन में फिक्स था। फिर हमने प्रेशर का असर देखा था कि प्रेशर को बढ़ाने घटाने से मेल्टिंग और फ्रीजिंग पे कैसे असर पड़ता है। हमने ये देखा था कि वैसे सॉलिड्स जो मेल्ट करने के बाद एक्सपैंड करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा देगा बढ़ता हुआ प्रेशर, और वैसे सॉलिड जो मेल्ट करने के बाद कंट्रैक्ट करेंगे, प्रेशर उसके मेल्टिंग पॉइंट को घटा देगा, उसको डिक्रीज कर देगा। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर यू कैन डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। ये हमने कल के क्लास में देख लिया था। और फ्रीजिंग पे भी ठीक ऐसा ही असर था कि वैसे सॉलिड, वैसे लिक्विड जो फ्रीज करके एक्सपैंड करेंगे, फ्रीजिंग क्या, मेल्टिंग क्या करेगा, मतलब प्रेशर क्या करेगा, उसके मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा देगा। फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देगा? और ज्यादा बढ़ा देगा। यानी कि अगर 15 पे कर रहा है तो उसको 10 पे ले जाएगा, यानी कि उसको और ज्यादा ठंडा पड़ना पड़ेगा, यानी कि और घटाएगा। इंक्रीज करोगे तो वो और घट जाएगा। और अगर आप क्या कर रहे हो, वैसे लिक्विड जिसको जो कि जमने के बाद कंट्रैक्ट करेगा, बड़ा मजा आएगा। प्रेशर को कहेगा ठीक है तुम 15 पे जम रहे थे, हम तुमको 20 पे जमा देंगे, चिंता मत करो। यानी कि प्रेशर डाल करके उसके फ्रीजिंग पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, प्रेशर किसी भी चीज को कंट्रैक्ट करवाना चाहता है, उसका जीवन का लक्ष्य यही है। कल हमने इस पर डिटेल्स में बात कर ली थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स आपको अभी तक नहीं मिला होगा, नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें मेनली बात करनी है वेपोराइजेशन पर, कंडेंसेशन पर, सब्लिमेशन पर, डिपोजिशन पर, इस पे बात करनी है। वेपोराइजेशन, अगर सीधी बातों में कहा जाए कि वेपोराइजेशन क्या होता है, तो कन्वर्जन ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर इनटू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। यानी मैटर के किसी भी स्टेट का गैस बन जाना वेपोराइजेशन है। जनरली लिक्विड ही गैस बनता है, इसलिए हम कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। समझ गए? यानी लिक्विड का गैस बनना क्या कहलाएगा? वेपोराइजेशन कहलाएगा। देखिए लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। देखिए नोट में लिखा हुआ है कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। समझ गए? और कंडेंसेशन क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब देखो, वेपोराइजेशन जो होता है ना, वो दो तरह का होता है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन। बॉइलिंग और इवेपोरेशन। बॉइलिंग क्या है और इवेपोरेशन क्या है? देखो, अगर आप देखो किसी भी चीज का भाप बनना, जैसे एग्जांपल के लिए हम वाटर उठा लेते हैं। वाटर क्या होता है? वेपर बनता है, वाटर वेपर बनता है। चलिए ठीक है, पानी आप ले लीजिए, पानी को आपको भाप बनाना है। आप एक प्लेट में पानी ले लीजिए और उसे धूप में रख लीजिए। क्या वो पानी शाम तक में भाप बन के उड़ जाएगा? बिल्कुल उड़ जाएगा। लेकिन क्या वो पानी कभी भी देखोगे तो वो पानी क्या कभी खौलेगा? नहीं खोलेगा, वो बिना बॉयल किए ही उड़ गया। ये हो गया इवेपोरेशन। और अगर उसी पानी को आप गैस पे चढ़ा दो, कुछ देर में वो पानी क्या करना लगेगा? बॉयल करने लगेगा। रैपिड, बहुत तेजी से बॉयल करने लगेगा, और वो क्या कहलाएगा? बॉइलिंग कहलाएगा। समझ में आया? तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन, दो तरह से वेपोराइजेशन होता है। इवेपोरेशन हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा, तो वहां जाएंगे तो हम वहां पढ़ लेंगे। हम लोग आते हैं बॉइलिंग पर। तो देखिए, बॉइलिंग को डिफाइन किया गया है कि द रैपिड कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट टेम्परेचर इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग। यानी कि जब कोई लिक्विड तेजी से गैस में कन्वर्ट होता है, किस टेम्परेचर पर? अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं। समझ गए? अब सवाल उठता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है?
बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल करने लगता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे अगर आप वाटर ले लीजिए, तो वाटर को अगर आप गैस पे चढ़ाइएगा तो एट 100 डिग्री सी वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, वाटर क्या होगा? खौलने लगेगा। तो हम कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सी। आया समझ में बॉइलिंग क्या है? जिस टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है समझ में आया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, बॉयल करने का मतलब समझ गए ना, नीचे वाला लिक्विड तेजी से ऊपर आता है और ऊपर वाला लिक्विड तेजी से नीचे जाता है। बॉइलिंग का कंसेप्ट क्या है? जब आप गैस जलाते हैं तो नीचे वाला जो लिक्विड होता है वो गर्म होता है, गर्म होने की वजह से वो हल्का होता है, वो ऊपर की ओर भागता है, और ऊपर वाला भारी लिक्विड जो है वो नीचे की ओर जाता है, और इसी तरह से एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसे हम बॉइलिंग कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे ये मूवमेंट स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन किया गया है कि द टेम्परेचर एट व्हिच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सी, अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैस है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है वो है -240 डिग्री सी, यानी -240 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो जाता है? ऑक्सीजन बॉयल करने लगता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इसलिए तो हमें ऑक्सीजन गैस फॉर्म में दिखता है। समझ गए? तो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया, बॉइलिंग समझ में आ गया। चलिए बहुत बेहतर। अब सवाल होता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे बॉइलिंग पॉइंट अफेक्टेड होगा? कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे बॉइलिंग पॉइंट अफेक्टेड होगा? तो सबसे पहला फैक्टर तो प्रेशर होगा ही होगा। अब देखो प्रेशर का क्या असर होगा बॉइलिंग पॉइंट पर? तो देखो प्रेशर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। समझ गए? प्रेशर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, हमेशा इंक्रीज करता है। और बाय डिक्रीजिंग प्रेशर यू कैन डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। यही रीजन है कि अगर आप पानी को पहाड़ पर जाके खौलाइएगा तो पानी जल्दी खौल जाएगा एज कंपेयर टू अर्थ, क्योंकि पहाड़ पे जाइएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। पहाड़ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हायर एल्टीट्यूड्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, पानी जल्दी बॉयल कर जाएगा। और जमीन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक है तो वहां पर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। यही रीजन है कि पहाड़ पे खाना पकने में ज्यादा टाइम लगता है। अब आप कहोगे सर जल्दी खोलेगा तो जल्दी पकना चाहिए ना। नहीं बाबू, ऐसा बात नहीं है। जल्दी खोलेगा तो जल्दी नहीं पकेगा। खाना पकता किससे है? खौलने से पकता है कि हीट से पकता है? बताओ। हीट से पकता है। तो अगर जल्दी खौल गया तो कम ही हीट पे खौल गया ना। तो पानी, अगर मान लो तुम पानी में डाल दिए हो और गर्म कर रहे हो, तो दाल को जो हीट मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? पानी से मिल रहा है ना। तो पानी ज्यादा गर्म होगा तब ना दाल भी ज्यादा गर्म होगा, तब ना दाल सीझेगा। आ रहा है समझ में बाबू? तो होगा क्या, अगर हाई अल्टीट्यूड पे आप जाओगे जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, जो ही पानी को चढ़ाओगे आग पर, पानी जो ही खौलने लगेगा, तो जो ही पानी खौलेगा तो कम ही टेम्परेचर पे खौल जाएगा, तो कम ही हीट मिला उसी में खौलने लगा, तो दाल को पकने में क्या होगा? ज्यादा टाइम लग जाएगा। आया समझ में? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, प्रेशर घटाने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है। पहाड़ पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए वहां खाना पकने में ज्यादा टाइम लगता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहाड़ पर खाना पकने में अधिक समय क्यों लगता है? एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? यही रीजन है। आप जब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और उसे छोड़ देते हैं, चढ़ा देते हैं गैस पर, तो धीरे धीरे उसके अंदर में प्रेशर बिल्ड होता है, और प्रेशर कुकर के अंदर में प्रेशर क्या हो जाता है? अच्छा खासा हो जाता है। और हाई प्रेशर होने की वजह से वहां पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर में प्रेशर अधिक होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और पानी के अंदर जो ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो हीट ज्यादा उसमें ट्रैप होगा, और हीट ज्यादा ट्रैप होगा तो खाना जल्दी पकेगा। यही रीजन है कि जो खाना आपको लोहिया में पकने में बहुत टाइम लग जाता है, कुकर में खट से सीज जाता है। नहीं समझ में आया? बिल्कुल आया। इसीलिए ना, देखते हो मम्मी खाना बनाती है तो क्या करती है? ढकती है। खाना जब बनाते रहती है तो क्या करती है? बर्तन को वो कवर करती है ऊपर से, झपना कहते हैं हम लोग ना मैथिली में, उसको ढकती है ना। क्यों ढकती है? जिससे कि अंदर में प्रेशर बिल्डअप हो, जिससे अंदर में क्या हो? प्रेशर बिल्डअप हो। ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होगा तो ज्यादा हीट कंज्यूम होगा, उसमें ज्यादा हीट जमा होगा, ट्रैप होगा, और ज्यादा हीट ट्रैप होगा तो खाना जल्दी पकेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है। देखिए नोट में लिखा हुआ है,
कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड गेट अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट इज प्रेशर। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज एंड ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज। बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटता है। नोट करके लिखा हुआ है कि ऑन हायर एल्टीट्यूड्स वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर देन जनरल बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो जनरल बॉइलिंग पॉइंट है उसका उससे कम पे ही वो बॉयल कर जाएगा। समझ गए? ओके। और सेकेंड फैक्टर है आपका इंप्यूरिटीज। इंप्यूरिटीज यानी कि जो उसमें मिक्स करोगे। इंप्यूरिटीज क्या करता है? बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। इंप्यूरिटीज क्या करता है? बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। यही रीजन है कि पानी में नमक डालोगे ना तो पानी देर से बॉयल करेगा। यही रीजन है कि जिस दिन खाना में आप नमक डालना भूल जाते हैं तो खाना आसानी से उतना बढ़िया से सिजता नहीं है, पकता नहीं है। देखिएगा अगर कभी आप जिंदगी में खाना बनाने का ट्राई किए हो खुद से, जो बच्चे अपने से कभी रूम लेके रहे हो या हॉस्टल में रह के खाना बनाए वो देखे होंगे, अगर कभी दाल बनाने गए और नमक डालना भूल गए तो दाल देखने में बड़ा अजीब सा लगते रहता है, देखने में भी अजीब सा लगता रहता है, वो पीस पीस ही रह जाता है, उतना से टूटता नहीं है उतने अच्छे से। रीजन क्या है? क्योंकि आप नमक डालना भूल गए। नमक अगर आप डालते तो वो नमक इंप्यूरिटीज होता और वो इंप्यूरिटीज उसके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करता, और बॉइलिंग पॉइंट को अगर इंक्रीज करता तो क्या होता? वो खाना जल्दी पक जाता है। समझ गए ना? तो इंप्यूरिटीज क्या करता है? बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है। तो बाय एडिंग इंप्यूरिटीज यू कैन इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। तो ये लिखा हुआ है देखिए, इंप्यूरिटीज इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को इंक्रीज करता है कौन? इंप्यूरिटीज। चलिए अब एक बात और देखिए, 20 डिग्री सी, 20 डिग्री सी, 20 डिग्री सी या 293 केल्विन को हम रूम टेम्परेचर मानते हैं। जब भी केमिस्ट्री में कहीं भी लिखा हो कि एट रूम टेम्परेचर, तो आप समझ जाइए कि वो किसकी बात कर रहा है? 20 डिग्री सी की बात कर रहा है, या नहीं तो 293 केल्विन की बात कर रहा है। 20 डिग्री सी को हम रूम टेम्परेचर लेते हैं। तो एक बात बताइए कि वैसे लिक्विड या वैसे सब्सटेंसेज जिनका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सी से कम होगा उसके साथ क्या होगा? तो जिन सब्सटेंसेज का बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी 20 डिग्री सी से कम है वो क्या करेगा? वो तो रूम टेम्परेचर से पहले ही खौल के गैस बन जाएगा ना। तो जितने भी गैस आपको दिखते हैं, लाइक हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हीलियम गैस, आर्गन, क्लोरीन, ये जितने भी गैस आपको दिख रहे हैं उन सभी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? रूम टेम्परेचर से कम है। ये आप एक बात नोट करके याद रख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि दोज सब्सटेंसेज हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड गैसेज। एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ईटीसी। समझ में आया? उसको गैसेज कहते हैं। एक होता है गैसेज, एक होता है वेपर। वेपर क्या हुआ? वेपर, जैसे वाटर वेपर कहते हैं, वाटर गैस नहीं कहते, वाटर वेपर कहते हैं। वैसे वाटर गैस एक अलग चीज है, आपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कोल में देखा था वाटर गैस, याद होगा? चलिए कोई बात नहीं, नहीं याद है, लेकिन एट्थ केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, याद कीजिए। ओके ठीक है, चलिए उसको छोड़िए, यहां मैं आता हूं वापस। तो वाटर को हम, वाटर का जो गैसियस फॉर्म होता है उसे हम वेपर कहते हैं, गैस नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अधिक है उसके गैसियस स्टेट को हम वेपर कहते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है उसके गैसियस स्टेट को हम गैस कहते हैं, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अधिक है उसके गैसियस स्टेट को हम वेपर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया। तो लिखा हुआ है कि वेपर इज गैसियस स्टेट ऑफ दोज सब्सटेंसेज हुज बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन रूम टेम्परेचर, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अधिक है उसके गैसियस स्टेट को क्या कहा जाता है? वेपर कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो। कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन बाय कूलिंग। अगर कूल करके आप गैस को क्या कर रहे हो? बना रहे हो, लिक्विड बना रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा। एक लिक्विफिकेशन होता है। लिक्विफिकेशन में क्या अंतर है? लिक्विफिकेशन में हम क्या करते हैं ना, प्रेशर को भी बदलते हैं। लिक्विफिकेशन में आप टेम्परेचर को कम भी करते हैं और प्रेशर को भी बढ़ाते हैं। तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं किसी लिक्विड को, किसी गैस को लिक्विड बनाने के लिए, तो वो प्रोसेस कहलाएगा लिक्विफिकेशन। जैसे जो एलपीजी हमारे घरों में आता है उसको लिक्विड बनाने के लिए क्या किया जाता है? प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है और टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है, और वो गैस जो है पेट्रोलियम गैस वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और हमारे घर में सिलेंडर में भर के आता है। तो देखिए लिखा हुआ है लिक्विफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ गैस
इनटू लिक्विड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर, यानी टेम्परेचर घटा के और प्रेशर बढ़ा के जो होता है उसे हम कहते हैं लिक्विफिकेशन। समझ में आया? अरे क्लियर है? और एक बात याद रखिएगा, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल करता है यानी कि वेपर में बदलता है, उसी टेम्परेचर पे वेपर लिक्विड भी बनता है। उसी टेम्परेचर पर, जिस तरह मेल्टिंग और फ्रीजिंग में होता था कि जिस टेम्परेचर पे कोई चीज मेल्ट करता था उसी टेम्परेचर पे फ्रीज करता था। डिपेंड करता था, हीट दे रहे हो तो मेल्ट करेगा और हीट ले रहे हो यानी कूल कर रहे हो तो फ्रीज करेगा। ठीक उसी तरह जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है उसी टेम्परेचर पे वो वेपर लिक्विड में भी कन्वर्ट होगा। जैसे यानी कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सी पे अगर वेपर बनेगा तो 100 डिग्री सी पे ही वेपर वाटर भी बनेगा। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया हो। अब एक चीज बच गया, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। देखिए जनरल टर्म ये है कि सॉलिड को गर्म करोगे वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को गर्म करोगे वो गैस बनेगा, गैस को ठंडा करोगे वो सॉलिड लिक्विड बनेगा, लिक्विड को ठंडा करोगे वो सॉलिड बनेगा। ये चक्कर चलता है, ये चार्ट है। लेकिन कई ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिसको गर्म करोगे तो वो सीधे सॉलिड से गैस बन जाएगा और उसके गैस को ठंडा करोगे तो सीधे सॉलिड बन जाएगा, यानी उसका लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। और ऐसे सब्सटेंसेज को हम सबलाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? सबलाइम। Those substances which directly get converted into gas on heating are called sublime. Those solid substances which directly get converted into gas on heating without converting into liquid are called sublime. क्या कहा जाता है? sublime. एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? आयोडीन, कैम्फोर, आयोडीन जो नमक में होता है आयोडीन, कैम्फोर, कपूर, नेफ्थलीन बॉल। नेफ्थलीन बॉल जानते हो, वो उजला उजला वाला तो कपड़ा में डालते हैं, नेफ्थलीन बॉल हो गया आपका। समझ गए? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ठंडा करोगे वो डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगा और उसके सॉलिड को गर्म करोगे वो डायरेक्ट गैस बन जाएगा। आ रहा है समझ में खेल? तो अगर ऐसा हो जाए कि सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड, तो वो चला गया किधर? सब्लिमेशन और डिपोजिशन में। डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाना डिपोजिशन। डिपोजिशन को हम डी सब्लिमेशन भी कहते हैं, डिपोजिशन को हम डी सब्लिमेशन भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये सबलाइम के एग्जांपल दिए गए हैं, कैम्फोर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, ये सब हो गए। ठीक है? और डिपोजिशन को हम डी सब्लिमेशन भी कहते हैं। तो यही था हमारे चेंजेज ऑफ स्टेट्स। आपको समझ में आया होगा। 2 पार्ट में हमने कर दिया, कल ही खत्म कर देते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा वो हो गया था इसीलिए थोड़ा हमने 2 पार्ट किया। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पार्ट देख लीजिए। आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछिए आराम से। नोट्स अवेलेबल हो जाएगा जल्दी ही, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से नहीं आ रहा है आपका नोट्स, बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। फिर भी ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बुक में पढ़ लीजिए और ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज कुछ लिखाने लायक था ही नहीं, एकदम कोई ज्यादा बड़ी चीज थी नहीं। नेक्स्ट क्लास जो होगा लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट का, वो देखने वाला होगा क्योंकि वो कनेक्टिंग टॉपिक से। तो लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट नेक्स्ट डे वीडियो अपलोड होगा, तो उसे आप देखिएगा और उसे समझिएगा, वो थोड़ा बेटर होगा। और फिर एक टॉपिक और होगा इवेपोरेशन का, और हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।